प्रदेश में अरुण राजभर मीडिया से बात करते हैं तो काफ़ी खुल के बात करते हैं, तो मैं खबर आर पार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। और ये तो हमारे दोनों साथियों ने सवाल किया है और आपने भी इस पर काफ़ी जोड़ दिया है, जो जातिगत जनगणना इस समय जो काफ़ी मुद्दा बना हुआ है। तो आपने कहा कि विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है, जबकि इन्होंने मोदी जी ने करके चिट कर दिया है विपक्ष को। तो बिहार में जब ये जनगणना शुरू हुई, जातिगत जनगणना, और उस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा था, तो योगी जी ने कहा था कि कटोगे तो बटोगे। जब जाति जनगणना की बात विपक्ष उठाया बिहार में, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए और उसके बाद वहाँ से हरी झंडी मिली तो बिहार में जाति जनगणना हुई। राहुल गांधी ने अभी आपको देखे होंगे पार्लियामेंट में कहा कि यही सदन एक दिन जातिगत जनगणना पास करेगा, और संविधान खतरे हर जगह रैलियों में उनका ये प्रमुख मुद्दा था। तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये हमारा मुद्दा है? क्या राहुल गांधी और विपक्ष के मुद्दे के सामने मोदी सरकार झुक गई है? ऐसा है कि जब बिहार का मसला आया था तो बिहार में विपक्ष में बीजेपी थी, और जब नीतीश कुमार जी ने और उस समय तेजस्वी के साथ अलायंस था तो उन्होंने कहा हम जाति जनगणना कराएंगे। तो जाति जनगणना में जब विपक्ष की भूमिका तय करने की बात आई तो उसमें बीजेपी ने सहयोग किया था। ये बात कतई सही नहीं है कि बीजेपी दबाव में काम की। अगर दबाव देखा जाए तो 370 पर भी दबाव होना चाहिए, 35A पर भी दबाव होना चाहिए था, 333 पर भी दबाव होना चाहिए, वह बोर्ड की बिल पर भी दबाव होना चाहिए। अगर दबाव की राजनीति पर अगर ऐसा होता तो ये दबाव बीजेपी भी बहुत पहले से बना रही थी कांग्रेस पर कि 370 हटा दो, 35A हटा दो, ट्रिपल तलाक मिटा दो, और वो तो छोड़ दो 33% महिलाओं को आरक्षण दे दो। किसी पर तो दबाव में काम नहीं किया इन्होंने। अगर मोदी जी को ये आरोप लगा रहे हैं तो राहुल गांधी जी को पास दशकों तक सरकारें रही, और इन्हीं के वित्त मंत्री उस समय 2013 में पी चिदम्बरम जी थे। उन्होंने कहा था हम देश में जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, हम देश में मतभेद नहीं चाहते। हाँ, इसलिए कि ये श्रेय लेने में परेशान है, इनको श्रेय नहीं मिलेगा। श्रेय लेने के लिए 10 को इनको मौका दिया गया था। इस देश में दलित पिछड़े वंचित गरीब कमजोर इस बात को महसूस कर लिए हैं कि वास्तव में सामाजिक न्याय देने वाला कौन मसीहा है। तो सामाजिक न्याय देने वाले इस देश में 2 ही नेता हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। पूरे देश में ये जब ये मोदी सरकार ने घोषणा किया है जातिगत जनगणना कराने के लिए, तो लोगों का ये कहना है, विपक्ष यह कह रहा है कि जो अटैक हुआ है कश्मीर में, उससे सरकार ध्यान बांटने के लिए एक ये सुगुफा छोड़ा है। अब तक इनकी जितनी घोषणाएं हुई हैं किसी पर अमल नहीं किया है, जैसे किसानों के लिए CAA, ऐसी तमाम बातें हैं जो अब तक लागू नहीं हुई। महिला बिल उसी तरह से अटका हुआ है। तो इस पर आप क्या कहना है? हर विषय का एक समय होता है तय करने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए 6 साल लगा था इसी जाति जनगणना की रिपोर्ट लागू करने के लिए। 6 साल 2014 में सरकार बनी थी, हम 2025 में खड़े हैं। 6 साल रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जब तैयार कर रहे थे राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, तो उसी समय तय हो गया था कि रोहिणी आयोग तभी लागू करेंगे जब देश में जाति जनगणना करेंगे। और माननीय ओम प्रकाश राजभर ने बात खुलकर कहा प्रधानमंत्री जी के सामने कि जाति जनगणना करा करके ही रोहिणी आयोग की लागू करेंगे तो समाज के हर तबके को लाभ मिलेगा। तो प्रधानमंत्री को यह लगा कि नहीं, इन्होंने सही कहा, और माननीय अमित शाह जी से वार्ता किया और वार्ता करके कैबिनेट में प्रस्ताव लाया, और प्रस्ताव लाकर पूरे देश में जाति जनगणना का फैसला कराया। तो ये तो श्रेय माननीय ओम प्रकाश राजभर को जाना चाहिए। ये विपक्षी दल अपने वोट की राजनीति के लिए इनकी जमीन खत्म हो चुकी है। अब ये बौखला करके बोल रहे हैं कि अब हमारे पास मुद्दा बचा क्या? अब हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। हम बोलेंगे क्या कि हमने करवा दिया, क्योंकि मौका उनको जनता ने दिया था दशकों तक, और दशकों में कोई काम नहीं किया। वो काम मोदी जी कर रहे थे। ऐतिहासिक फैसले का तो सबको स्वागत करना चाहिए। 2011 के बाद इस देश में जनगणना नहीं हुई है। देखिए, जनगणना जरूरी था या जातिगत गणना जरूरी? देखिए, एक मतगणना होता है, जब मतगणना होता है तो उसके बाद जाति जनगणना होता है। हम लोग मतगणना करते रहे हमेशा। अब मतगणना में तय होता है इतने वोट इनको मिला, इतने वोट इनको मिला, लेकिन किन किन जातियों की सामाजिक स्थिति खराब है, शैक्षणिक स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है, सांस्कृतिक स्थिति खराब है, इसका सर्वे नहीं हो पाया। हाँ, जाति जनगणना हुआ,
लेकिन 2 जातियों का हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति का। हमारी सरकार ने सभी जातियों का सर्वे करा, यहाँ तक कि मुसलमानों का भी सर्वे कराने का फैसला किया। तो मुझे लगता है कि वास्तविक जो सामाजिक न्याय की बुनियाद है वो देश के प्रधानमंत्री के तरफ से गुजर के जा रही है, वही वास्तविक सामाजिक न्याय देने जा रहे हैं। ये विपक्षी लोग चिल्लाते रह जाएंगे, बिलबिलाते रह जाएंगे, इनको श्रेय नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आने वाले 3 साल के बाद देखेंगे जब ये रिपोर्ट लागू हो जाएगा, उसके बाद थाने पर, तहसील पर, ब्लॉक पर, मुख्यालय पर तमाम छोटे वर्ग, आप बताइए बंजारा को आप नहीं जानते, आप अर्कवंशी को नहीं जानते, आप 12 बिरादरी है इसी प्रदेश में नहीं जानते, आप इसी प्रदेश में नाई बड़ी संख्या में रहता है नहीं जानते, उनको भागीदारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए, राजभर को नहीं मिलनी चाहिए, चौहान क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तो जिन जातियों का सर्वेक्षण नहीं हो पाया, हिस्सेदारी नहीं मिल पाई, उन्हीं को तो हिस्सेदारी दिलाने की बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी करते हैं। यही काम अगर अखिलेश जी कर दिए होते, यही काम राहुल जी कर दिए होते, तो आज ये समस्या नहीं होती, आज समस्या बहुत दूर चली गई होती। तो यही तो सवाल है कि बिहार की जातिगत जनगणना के बाद और राहुल गांधी के दबाव के बाद ये मोदी सरकार झुकी, कोई किसी के दबाव में नहीं झुका है। जाति जनगणना बिहार में हुआ, उस जाति जनगणना में श्री तेजस्वी यादव जी अपनी जाति को ज़्यादा दिखाने के लिए कर दिए, जबकि 2% नीतीश कुमार जी दबाव बनाए, हमारी संख्या ज़्यादा है। इसमें भी भेदभाव होगा, जो सरकार में रहेगा अपनी अपनी जाति को बढ़ा लेगा। नहीं, वो बढ़ाने का मसला आपने नहीं, यही तो साबित कर रहा है कि तेजस्वी ने अपनी जाति को बढ़ा लिया। नहीं, जब कॉलम बनेगा तो उसमें जातियों के उपजातियाँ निर्धारित होंगी, जातियों को उपजातियों के साथ उनकी समस्याएं निर्धारित होंगी कि सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मजबूती, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में इन सभी वर्गों के सहयोग की जरूरत है। ये सहयोग तभी मिलेगा जब सरकार की योजनाएं इनको मिलेगी, तो सरकार की पहल इनके पास पहुंचेगी और सरकार जब इनको मदद करेगी तो ये जो जातिगत जनगणना मुद्दा है, क्या ये जो अटैक उस ध्यान भटकाने का मुद्दा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, जब कोई भी घटनाएं हो जाती हैं तो घटनाओं के बाद जब हमें कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, जब देश पर आर्थिक संकट हो, कोई अटैक किया हो, हमारे 25-30 लोग मारे गए हों, ऐसे मुद्दों पर हम संवेदनशील होंगे कि कोई घोषणा करेंगे, कोई चुनाव की बात करेंगे। देखिए, इस देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए और आतंकवाद जैसे मुद्दे, इन सब के अलग अलग पहलू, हम इस देश में घटना हुई, हम उसका मुंहतोड़ जवाब दिए। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, जब उरी में हुआ था, पठानकोट में हुआ था, बालाकोट में हुआ था, जो घटनाएं हुई उस समय, उसके जवाब हमने दिए थे। लेकिन तो पुलवामा का कोई रिपोर्ट नहीं आई। मैंने देखिए, अभी पुलवामा की रिपोर्ट, अब जो सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला, जिसमें हमारे 50 से अधिक सैनिक मारे गए थे, उसका अभी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। जो सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला होता है, उसको सुरक्षा एजेंसियां तक ही सीमित किया जाता है। देश के सामने रखने पर देश में सुरक्षा खतरा पैदा होता है। और जो पहलगाम की घटना है, आप देखिएगा, मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तानियों को मिलेगा, आतंकवादियों के पनाह करने वाले हाफिज सईद को भी जवाब मिलेगा, और वहाँ की आर्मी जो आतंकवाद को पैदा करती है उसको भी जवाब मिलेगा, और कठोर जवाब मिलेगा, कार्रवाई पूरी होगी। प्रधानमंत्री जी एक संवैधानिक पद पर हैं, तो चुनाव में आपने सुना होगा कि कांग्रेस आएगी तो आपका मंगलसूत्र चला जाएगा मुसलमानों में। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी को क्या मुसलमानों का वोट चाहिए कि नहीं? देखिए, इस देश में संविधान से देश चलता है, और संविधान में जितना योजना देश 140 करोड़ से बना हुआ, 140 करोड़ के लिए कानून बनता है, तो उसमें सबको मिलता है। चुनाव में कौन क्या बोलता है, कौन किसके लिए बोलता है, चुनावी में रह जाता है। जब सरकारें बन जाती हैं तो कानून जब बनाए जाते हैं तो सबके लिए बनाए जाते हैं। आज की सरकार जो चल रही है, प्रदेश की सरकार चल रही है, तो कानून सबके लिए बराबर बनाए जा रहे हैं। ऐसा बोलना चाहिए। बोलने के लिए तो अखिलेश जी भी बोले थे कि अखिलेश में और प्रधानमंत्री में अंतर नहीं है। ऐसा है कि वो भी बोल रहे हैं, अरुण राजभर, अरविंद राजभर और मोदी जी में अंतर नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसमें भी प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, उसमें भी प्रधानमंत्री रहे नेहरू जी, उसमें भी प्रधानमंत्री के साथ रहने और सोनिया गांधी क्या क्या बातें हुई थी। पुरानी बातों पर हमें बहुत चर्चा नहीं करना है। यह देश नए तरीके से बन रहा है, नए लोगों को साथ जोड़कर चल रहे हैं, भारत को सशक्त करने के लिए काम कर रहे हैं, हर वर्ग को विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। सुहेल देव पार्टी जब स्थापना के समय से मैं देख रहा हूँ और ओम प्रकाश जी को ब्रीफिंग किया हूँ, उनका प्रमुख मुद्दा था समान शिक्षा, समान अधिकार। इस पर कोई बातें नहीं होती। क्यों नहीं होती है? आज आप देखिए, प्राइवेट स्कूलों में इतनी महंगी किताबें मिल रही हैं कि गरीब का लड़का पढ़ नहीं पा रहा है। यही बतिया तो मैं सबसे कहलवाना चाहता हूँ कि इस देश में एक देश एक चुनाव की बात हो रही है। देखिए, हर जगह चर्चा हो रही है ना, एक देश एक चुनाव, एक देश एक राशन कार्ड। पहले कोई सोचा नहीं था कि एक देश एक राशन कार्ड होगा, लेकिन एक देश एक राशन कार्ड भी हुआ। एक देश एक शिक्षा, समान शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा देश में कराने के लिए हम लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के हम हाल ही में मिले थे। आज जरूरी शिक्षा है ना? हाँ, बिल्कुल है। तो हम अकेले लड़ रहे हैं ना, इस मांग को तो हम प्रधानमंत्री के सामने, हमको देश के नहीं, मैं तो ये मान रहा हूँ कि सत्ता में आने के बाद इसको आप भी कहें, ये लागू होगा, रख दिया, ये लागू होगा। एक देश एक शिक्षा जरूर लागू होगा। और ये आप लिख लीजिए अपने चैनल पर, आज नहीं तो कल
इस देश में कानून बनेगा, क्योंकि देश में जब शिक्षा राष्ट्रीयकरण कराया गया, शिक्षा में नए संशोधन किए गए, तो उसमें भी ये दिक्कतें आई कि प्राइमरी स्कूल में टीचर अच्छे ना होने की वजह से पढ़ाई नहीं होते हैं, तो लोग प्राइवेट में भेजते हैं। अब प्राइवेट में जिस तरह की सुविधाएं होती वही सुविधाएं हम सरकारी में कराने के लिए सरकार को पत्र लगातार लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री को अवगत करा रहे हैं। जरूर ये फैसला होगा कि एक देश एक शिक्षा इस देश में लागू होगा। अंतिम सवाल है, आपके एक कार्यकर्ता पर एक दरोगा ने लाठीचार्ज किया था, वो आपकी पार्टी और आप काफ़ी गुस्से में थे। आज कोई ऐसा थाना नहीं है, कोई ऐसा तहसील और कार्यालय नहीं है जब भ्रष्टाचार का आकंठ न हो। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है और कोई भी अधिकारी, चाहे थाने का हो, तहसील का हो, ब्लॉक का, कोई भी, आप कोई भी भ्रष्टाचार करते हुए, किसी से रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, बस उसकी वीडियो या उसका एविडेंस हमारे यहाँ उपलब्ध कराइए, वो अधिकारी उस जगह बैठने लायक नहीं रहेगा। क्योंकि बांसडी में जो घटना हुई थी, हमारे कार्यकर्ता के साथ अन्याय किया। देखिए, बांसडी के दरोगा SHO पर कार्रवाई हुई, सस्पेंड किया गया। SDM के स्टोनों ने गलत किया था, उनको सस्पेंड किया गया, कार्रवाई हुई। तो ऐसा नहीं है, एक ही जगह नहीं है, जौनपुर में भी कार्रवाई हुई, फर्रुखाबाद में कार्रवाई हुई, चंदौली में कार्रवाई हुई। आपके तो पब्लिक जब काफ़ी परेशान हो जा रही है तब पकड़वा रही है सरकार। ऐसे अधिकारियों पर नकेल क्यों नहीं कस रही है कि जब आप हर इस पर सरकार फेल्योर है क्या? जनता के बीच में जब जनता खुद ही कह रही है कि हमारा राशन कार्ड बनाने के लिए हमको काम कराना है, तो कह रही 100 रुपये हमारा बनवा दीजिए। जनता को भी सुधरना पड़ेगा कि अगर हम भ्रष्टाचार कराने के लिए तैयार हैं तो भ्रष्टाचार करेंगे, हम रोकने के लिए अगर तैयार हैं तो आप वीडियो बनाइए, आप उनकी फ़ोटो खींचिए कि हाँ ये हमसे रिश्वत ले रहे हैं, चेहरा सामने आएगा, हम बेनकाब कर देंगे, हम तो लिस्ट बनवा रहे हैं। हमारे जहूराबाद में कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार करते हुए खाली हमको सूची दीजिए और एविडेंस दीजिए, हम उसको बैठने नहीं देंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई भी भ्रष्टाचारी यहाँ नहीं बच के जाएगा, क्योंकि सरकार जब कह रही है कि गरीब कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं, तो गरीबों के साथ अन्याय अधिकारी करेंगे तो उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अरुण राजभर जी और सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। आसमाबाद में बैठे खबरहार पार्ट से सभी को स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।